Now students, in this lecture we will deal with some problems on IR spectroscopy. So first question is कि an organic compound having molecular formula C7H6O shows absorption peaks at 3010, 2700, 1600, 1580, 1520, 1720 per centimeter in its IR spectrum. Suggest its structure. Now amongst the important absorption bands I have told you earlier also कि अगर आपको 1600-1700 यानी कि ये 1700-1800 के आसपास ये पीक अगर दिखाई देती है तो ये पीक किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द कार्बोनाइल ग्रुप. नाउ ये जो बाकी के एब्जॉर्प्शन बैंड्स आपको यहाँ दिए हुए हैं 3010, 2700, 1600, 1580, 1520, ये जो सब बैंड्स हैं ये सब हम देखते हैं फॉर एरोमेटिक CH एंड C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग्स. तो ये जो पीक्स अगर एक साथ इतनी सारी दे रखी है हमें तो ये हमें क्या इम्प्लाई करती हैं कि इसमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है. बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूटेड है इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है C6H5. नाउ फॉर्मूला गिवन इज C7H6O, यही यहाँ लिख दिया है हमने माइनस क्योंकि हमने एक बेंजीन निकाल ली है कि एक बेंजीन प्रेजेंट है तो C6H5 हमने यहाँ से इसको माइनस कर दिया तो क्या बचा CHO. तो यानी कि इसमें इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है? बेंजीन रिंग विद अ CHO ग्रुप विच इज कॉल्ड एज बेंजल डिहाइड. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो. अगला क्वेश्चन क्या है कि दो आइसोमर्स हैं A एंड B ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O. ठीक है, और दो एब्जॉर्प्शन बैंड्स दिए हैं. A का एब्जॉर्प्शन बैंड है 1650 पे, B का एब्जॉर्प्शन बैंड है 1710 पे. तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि असाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला टू A एंड B. यानी कि अब A एंड B आप देखो C3H6O है प्लस 1650 1750, इस पे अगर पीक दी हुई होती है इस रेंज में तो ये पीक किसकी वजह से होती है? कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से. अब इस C3H6O में से हमने ये निकाल दिया कि CO प्रेजेंट है तो जो बाकी के ग्रुप प्रेजेंट रह जाता है यहाँ पे वो बचता है एल्काइल पार्ट. तो उस एल्काइल पार्ट को हम दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो ये C2H5 हम पूरा एक साइड में लगा दें या फिर एक एक कार्बन दोनों साइड में लगाएं. अगर आप इस तरह से करते हो तो ये एल्डिहाइड बन जाता है, अगर आप इस तरह से करते हो तो ये कीटोन बन जाता है. नाउ फैक्ट विच इज टू बी रिमेंबर्ड इज कि एल्डिहाइड्स की कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हायर होती है एज कंपेयर टू कीटोन्स. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि CH3 ग्रुप जो यहाँ लगे हुए हैं इन CH3 ग्रुप्स का क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है. प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? इस कार्बोनाइल बॉन्ड की जो लेंथ है ये इसको बढ़ा देता है और ये इस बॉन्ड को वीक कर देता है. अब अगर ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और ये बॉन्ड वीक हो जाएगा तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, वो भी कम हो जाएगी. तो इसीलिए कीटोन्स की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स. तो इसीलिए जो 1650 पे आपको वैल्यू दी हुई है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कीटोन. जो आपको 1710 पे आपको दे रखा है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप. तो अकॉर्डिंगली ये हो गया हमारा A आइसोमर और ये हो गया हमारा B आइसोमर. Now look at the third question. थर्ड क्वेश्चन कहता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स. अब आपको देखो दो पार्ट्स में क्वेश्चन दिया है, एक एसिड है एक एस्टर है, डिस्टिंग्विश करना है. दूसरा पार्ट क्या दिया है? एक अल्कोहल है और एक ईथर है और आपको डिस्टिंग्विश करना है. अब जब आपको ये एसिड और ये एस्टर दिया हुआ है तो आप ये देखो मैंने इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया है. एसिड को हम इस तरह से लिखते हैं और एस्टर को एक्सपेंड करके हम इस तरह से लिखते हैं. तो पहला तो हमारा जस्टिफिकेशन या पहला हमारा डिस्टिंग्विश करने का पहला पॉइंट तो यही है कि इसमें हमारी OH की एब्जॉर्प्शन पीक आएगी और यहाँ पे ऐसी कोई पीक नहीं आएगी. अब मैंने आपको बता रखा है, पहले भी बताया था कि जो OH की स्ट्रेचिंग पीक होती है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की पीक, ये हमारी रेंज में आती है 3100 से 3650 पर सेंटीमीटर की रेंज में. ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू स्पेसिफिक लिख दी है लेकिन आप इसमें ब्रॉड रेंज भी दे सकते हैं. तो ये जो वैल्यू यहाँ आ रही है ये यहाँ पे एब्सेंट होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई OH बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. अब हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं. तो जैसे आपको लिखा है यहाँ पे कि ये तो OH है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे OH नहीं है तो यहाँ पे अगेन हम OH का वही रेंज आप लिख सकते हो 3100 से 3600 तक के बीच में. ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आ रही है ये यहाँ पे एब्सेंट होगी. ठीक है, तो क्वेश्चन में आप देखोगे आपको यहाँ लिखा नहीं है कि IR के बेस पे डिस्टिंग्विश करना है या किसी और स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पे डिस्टिंग्विश करना है, लेकिन ये आपको खुद सोचना है कि अगर आपको फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग दिए हुए हैं तो दैट मीन्स वी हैव टू यूज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2 gave the following IR peaks.
ठीक है, क्या पीक्स हैं? 2900 से 2950 पर सेंटीमीटर, 1710 पर सेंटीमीटर एंड 3500 से 3650 पर सेंटीमीटर। साथ में लिखा हुआ है कि कंपाउंड ऑल्सो गिव्स एफरवेसेंस विद सोडियम कार्बोनेट। अब ये हमारी 12th की नॉलेज है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो सोडियम कार्बोनेट के साथ एफरवेसेंस देते हैं। क्यों देते हैं एफरवेसेंस? ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ CO2, है ना। तो CO2 निकलती है तो इसीलिए वो एफरवेसेंस होती है। तो अब क्योंकि ये टेस्ट पॉजिटिव है तो यानी कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या होता है हमारा? C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। दूसरा, अब हम 1710 पे देखो, आप पीक आई हुई है। 1710 पे पीक आने का मतलब क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या दिया है? 3500 से 3650। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि NH की पीक भी इसी रेंज में होती है ऑलमोस्ट, और OH की भी इसी रेंज में होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि OH है या NH है? यू हैव टू लुक एट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, इसमें क्या दिया हुआ है? ऑक्सीजन। तो इसीलिए ये जो पीक दी है ये आपको किसकी मिलेगी? OH की, ना कि NH की। तो ये जो पीक आ रही है, दिस इंप्लाइज प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, ठीक है। नाउ 2900 से 2950 ये जो पीक है ये होती है हमारी CH3 की पीक। ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आती है, ठीक है। तो अब आप देखो, आपके पास यहाँ पे 2 कार्बन है C2 में, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, हो गया कंप्लीट। कितना हाइड्रोजन है? 4, 3 ये रहे, एक ये रहा, कंप्लीट हो गया। देन हियर यू हैव 2 ऑक्सीजन, एक ये रहा और एक ये रहा। तो यानी कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3COOH, ठीक है। सो द कंपाउंड इज एसिटिक एसिड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूजिंग IR हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर द गिवन ऑक्सीजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट एज ए कार्बोनाइल, हाइड्रोक्सिल और ईथर लिंकेज। इसका क्या मतलब है कि आपको अगर बॉन्ड दे रखा है, ठीक है, हर बॉन्ड में ऑक्सीजन है, लेकिन अगर वो बॉन्ड कार्बोनाइल है या वो हाइड्रोक्सिल है या वो ईथर है, तो इसमें हम इन तीनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है OH, ठीक है। OH की मैंने आपको बताया था स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारी 3650 से 3100 के रीजन में होती है। ईथर में क्या प्रेजेंट होता है? CO बॉन्ड। CO बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहाँ आती है? 1250 से लेके 1000 पर सेंटीमीटर में। कार्बोनाइल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहाँ आती है? 1650 से 1850। अब ये जो कॉमन वैल्यूज हैं ये आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर आपको सिमिलरली जैसे अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी टाइप का क्वेश्चन और भी आ सकता है कि 2 मॉलिक्यूल्स दे दिए और दोनों में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, तो आपको फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ अगर आप ये वैल्यूज लिख दो तो आप इजीली कंपाउंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड दिया है C3H6O, IR बैंड शो करता है कहाँ? 2950 पे और 1720 पे। 1720 पे अगेन मेरा किसकी पीक होती है? ये कार्बोनाइल की, ठीक है। 2950 पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस वैल्यू पे जो पीक आती है किसकी होती है? CH3 की। अब आप ये देखो कितना दिया हुआ है? C3H6O, यानी कि टोटल कार्बन 3 है, उनमें से आपने 2 को आइडेंटिफाई कर लिया है, तीसरा हमें नहीं पता अभी क्या होगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि कंपाउंड ऑल्सो गिव्स टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट बट नेगेटिव, ठीक है। कार्बोनाइल है, नाउ कार्बोनाइल यहाँ पे एसिड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आपको 2 ऑक्सीजन नहीं दिए हैं। नाउ ये कार्बोनाइल कोई एसिड क्लोराइड या एसिड का कोई सब्स्टिट्यूटेड जैसे कोई अमाइड, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शनल ग्रुप तो और कुछ है नहीं, सिर्फ एक कार्बोनाइल ही है। ना कार्बोनाइल के साथ कोई ऑक्सीजन है ना कोई नाइट्रोजन है। और अब ये कार्बोनाइल जो है इट कैन बी एल्डिहाइड और इट कैन बी कीटोन, बट क्योंकि ये नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है इसका मतलब ये क्या है? कीटोन है एंड इट इज नॉट एल्डिहाइड, ठीक है। तो अगर कीटोन है तो यानी कि कार्बोनाइल दो कार्बन के बीच में जाएगा, तो 1, 2 और ये 3, और इसी से हमारा फॉर्मूला हो गया कंप्लीट C3H6O, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, आपको 4 मॉलिक्यूल्स दिए और पूछा है कि विच विल बी IR एक्टिव, ठीक है। क्या मॉलिक्यूल्स दिए हैं? H2, HCl, CO2, H2O। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपको होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कोई भी दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल यही है,
H2O है, O2 हो गया, N2 हो गया, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स IR में हमेशा इनएक्टिव होंगे। ठीक है, क्योंकि डायपोल मोमेंट इनमें होता नहीं है, और अगर आप इनमें वाइब्रेशन भी करोगे तो भी डायपोल मोमेंट चेंज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि दो सिमेट्रिकल एटम से बना हुआ है ना, जैसे H और H है, तो पोलैरिटी में डिफरेंस तो है ही नहीं, तो डायपोल तो इसमें कभी बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ये मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या होंगे, IR इनएक्टिव होंगे। देन मॉलिक्यूल्स लाइक HCl, H2O, CO2 जिनमें डायपोल मूवमेंट होता है, ये मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, IR एक्टिव। अभी मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो CO2 है, इसका डायपोल मूवमेंट नेट होता तो 0 है, लेकिन ड्यूरिंग द वाइब्रेशंस ये स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन को शो करता है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल क्या होता है, IR एक्टिव होता है। इसी क्वेश्चन में कंटिन्यूएशन में पूछा हुआ है आगे कि विच ऑफ द टू मतलब ये जो आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इन हर एक पार्ट में विच ऑफ द टू यानी कि इसमें और इसमें, विच विल एब्जॉर्ब एट हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फॉर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। बेसिकली हम इसमें क्या बताना है कि इन दोनों में से किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हाई होगी। अब आपको मैंने 2 फैक्टर्स बताए थे कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है ये डिपेंड करती है किस पे, फोर्स कांस्टेंट पे, और फोर्स कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पे। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है ये इनवर्सली डिपेंड करती है किस पे, रिड्यूस्ड मास पे। नाउ फर्स्ट पार्ट देखो, HCHO एंड दिस इज CH3CHO। CH3CHO में क्या होता है, CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। जब ये इफेक्ट होगा तो ये इफेक्ट क्या करेगा, इस बॉन्ड को यानी कि C डबल बॉन्ड O को ये लंबा करता है, प्लस इसको वीक करता है। वीक करेगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों में से किसकी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई होगी, इसकी। सेकेंड पार्ट क्या दिया है, C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C। अब इसमें आप देखो जो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसका फोर्स कांस्टेंट हाई होगा। अब आपको पता ही है ट्रिपल बॉन्ड हाई स्ट्रॉन्गर है देन डबल बॉन्ड। नाउ ये स्ट्रॉन्गर है तो इसका फोर्स कांस्टेंट हाई होगा। अगर फोर्स कांस्टेंट हाई होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, OH बॉन्ड है और CC बॉन्ड है। OH बॉन्ड का रिड्यूस मास कम होता है, इसीलिए इसी का वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है ये, कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा क्या दिया हुआ है, K की वैल्यू दी हुई है 5 × 10⁵ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। नाउ बेटा अब आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपको मासेस दिए हैं ये इन्होंने एटम का मास दिया है। अगर सिर्फ यहाँ लिखा होता मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ हाइड्रोजन, सिर्फ इतना लिखा होता तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता, जो भी मास है उसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करना पड़ता। क्यों, क्योंकि हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, मास ऑफ सिर्फ 1 एटम। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सिर्फ आपको मास ऑफ 1 एटम दे रखा है। साथ में आप यहाँ देखो 10⁻⁻24 है, 10⁻⁻24 ये आपको लिखा हुआ दे रखा है उन्होंने। ठीक है, तो इसीलिए ये आपको मास ऑफ 1 एटम उन्होंने ऑलरेडी हमें दिख रखा है, हमें इसमें कोई एवोगैड्रोस नंबर से फिर से डिवाइड नहीं करना है। आप सबको पता है कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, 1/2 पाई √K/ν। पाई हमें पता है 3.14 होता है, K आपको दिया हुआ है, न्यू क्या होता है m1 × m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। तो जो m1 + m2 उसके नीचे था वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो अब आप m1 m2 K की वैल्यूज दी हुई हैं, इनको पुट कर दो एंड योर आंसर विल कम आउट टू बी 9.3 × 10⁻13 पर सेकेंड। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन कि इफ द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 1.2 × 10⁻14 vibrations per second, calculate the wave number where hydrogen molecule absorption band will be observed in an IR spectra. Now we know nu is equals to क्या होता है, C/λ। तो 1/λ क्या होता है, वेव नंबर। तो इस क्वेश्चन में आप देखो क्या आपको दे रखा है, वेव नंबर निकालना है। वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता होती है, ठीक है, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 1.2 × 10⁻14 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट करेंगे इसमें हम, और हमारा वेव नंबर आ जाएगा कितना, 4000 पर सेंटीमीटर। लेकिन आपको पता होना चाहिए इन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिया है। अगर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है तो ये मॉलिक्यूल जो होता है, ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, IR इनएक्टिव होता है।
ठीक है, तो इसीलिए हमें कोई भी वाइब्रेशन या कोई भी फ्रीक्वेंसी दिखाई नहीं देगी, या हम इसको इस तरह से कहेंगे कि हाइड्रोजन हमें कोई भी IR एब्जॉर्प्शन बैंड शो नहीं करेगा।